ओके बच्चों, तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं वेक्टर टू फॉरवर्ड, राइट? आगे हम लोग इसको बढ़ाते हैं जहाँ हम लोग पिछली बार छोड़े थे। पिछली बार हम लोग टाइप्स ऑफ द वेक्टर पढ़ रहे थे और टाइप्स पढ़ रहे थे जिनमें कि था इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, नॉन पैरेलल वेक्टर, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर। जीरो या नल एक ही होता है। यूनिट वेक्टर था, नेगेटिव वेक्टर था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करें। देखिए, तो फर्स्ट आज हम लोग बात करते हैं कोलिनियर। देखिए, कोलिनियर वेक्टर्स नाम से पता चलता है कि एक ही लाइन में होने चाहिए। तो जरा अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन देखिए, टू और more than two vectors which are along the same line are called collinear vectors। दो और दो से ज्यादा वैसे वेक्टर जो कि सेम लाइन में हो, वो क्या कहलाएंगे? कोलिनियर वेक्टर। क्लियर है? टू और मोर देन टू वेक्टर्स which are along the same line are called collinear vectors। अब देखो, एग्जांपल हम लेते हैं। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, and this is vector C। ये क्या हो गए? कोलिनियर। क्योंकि ये एक ही लाइन में है तो दीज आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर, राइट? आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग इसके बारे में प्रूफ पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग शो कर सकते हैं कि ये कोलिनियर है। तो उसके लिए हम लोग एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालते हैं जो कि हम लोग आगे। ओके, अब देखिए, तो यहाँ पर कोलिनियर हमारा आया। क्लियर है ना? आगे बढ़े। आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। क्लियर? अब देखिए,
देन हमारे पास था कोप्लेनर वेक्टर। देखिए, कोप्लेनर यानी एक ही प्लेन में, दैट मीन्स टू और more than two vectors which are in the same plane are called coplanar vector. Two or more than two vectors ध्यान रखें which are in the same plane जो कि same plane में हो are called coplanar vectors are called coplanar vectors. X, Y, Z. देखो, this is vector A, this is vector B, and this is vector C. ये सभी क्या हो रहे हैं जी? सेम प्लेन में। क्लियर? तो नोट डाउन कीजिए। ओके जी, क्लियर है? ओके, चलिए। क्लियर विजुअलाइज हो रहा है? क्लियर है? विजुअलाइज क्लियर हो रहा है? देन हम बात करते हैं नन कोप्लेनर वेक्टर्स। देखिए, टू और मोर देन टू वेक्टर्स which are in the different plane are called non coplanar vectors. टू और मोर देन टू वेक्टर्स विच आर इन द डिफरेंट प्लेन, ये क्या होने चाहिए? डिफरेंट प्लेन में होने चाहिए, आर कॉल्ड नॉन कोप्लेनर। देखिए, दिस इज एक्स वाई जे। सपोज कर लीजिए एक वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, एक वेक्टर वाई जेड प्लेन में है और एक वेक्टर एक्स जेड प्लेन में, राइट? तो ये क्या हो रहा है? नॉन कोप्लेनर, ये डिफरेंट प्लेन में हो रहे हैं। नहीं, सब वेक्टर ही है, टैप नहीं है, सभी वेक्टर ही है जी। ऑल आर वेक्टर साइन।
राइट। क्लियर है जी? राइट। आगे बढ़े। ओके। विजिबल है ना? चलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट। यहाँ पर एक चीज जरा ध्यान देने वाली चीज है कि इस पर बेस्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। जरा नोट। प्रॉब्लम क्या पूछा जाता है? फर्स्ट, फाइंड मिनिमम नंबर minimum numbers of equal vectors, minimum numbers of vectors required for zero resultant in a plane. Find minimum number of vectors required for zero resultant in a plane. ध्यान रखिएगा, यहाँ जो भी वेक्टर हैं वो नॉन जीरो है, जिनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। यहाँ पर दो कंडीशन आता है। केस वन, when magnitude of vectors are equal. When magnitude of vectors are equal, then minimum number of vectors required for zero resultant is 2. कितने चाहिए जी? दो चाहिए। क्लियर? ओके।
क्लियर है? चलिए एक और चीज यहाँ पूछा जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर जीरो रिजल्टेंट इन ए प्लेन। तो केस वन ये हो गया, एक और केस आएगा, जरा हम उसकी बात करते हैं, राइट। केस टू क्या आएगा, देखिए। केस केस टू हमारे पास आ रहा है, when magnitude of vectors are different. When magnitude of vectors are different, then minimum number of vectors required for zero resulting is 3। तब मिनिमम कितने चाहिए जी? तब मिनिमम हमारे 3 चाहिए। हाँ, अब ये 3 कैसे होगा, जरा ये देखिए। देख, हमारे पास 2 वेक्टर है, राइट। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। कंडीशन क्या गिवन है, दैट इज मोड ए नॉट इक्वल टू मोड बी, राइट। कि मोड ए और मोड बी बराबर नहीं। तो जरा ध्यान दीजिए कि इनका रिजल्टेंट क्या हो जाए, ये रिजल्टेंट हो गया भाई, उनका ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, उनका एक नेट वैल्यू आएगा। हाँ, उनका कुछ भी वैल्यू आएगा ना जी। अगर दो जैसा मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट पे दो फोर्स लगे, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन, राइट। तो अगर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन हमारे पास एक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली इनका क्या होगा, कुछ एक पार्टिकुलर वैल्यू आएगा, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन में। तो वो वैल्यू ऑब्वियसली इधर कहीं आएगा, राइट। अभी अभी थोड़ी देर में हम लोग वो पढ़ लेंगे कि कैसे आएगा। तो अब अगर हमें चाहिए कि इसको जीरो करना है, तो अगर जीरो करना है तो ऑब्वियसली सेम अमाउंट का फोर्स या सेम अमाउंट का एक वेक्टर क्या करना होगा, अपोजिट लिखना होगा। यानी ये दोनों के अपोजिट क्या होगा, एक और हमें वेक्टर यूज करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट जीरो, राइट। तो मिनिमम कितने चाहिए जी, मिनिमम हमें 3 चाहिए। नहीं, ए बी के बराबर नहीं, ये इसके रिजल्टेंट मतलब इसका नेट वैल्यू के बराबर होना चाहिए। क्लियर। अभी थोड़ा देर में हम लोग इसको ना क्लियरिफाई कर लेंगे पूरी अच्छी तरह से। ओके, चलिए आगे बढ़े। देन हम लोग बात करते हैं ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर वेक्टर।
ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब देखिए, टू और मोर देन टू वेक्टर्स which are perpendicular to each other are called orthogonal or perpendicular vector। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ये क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज एक्स वाई जे, राइट। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास तीन वेक्टर होंगे। दिस इज द वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी। तो ये क्या है जी, ये वेक्टर्स जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। क्लियरली क्लियर है ना। तो यहाँ पर हमारे टाइप्स जो होते हैं वो लगभग कवर होते हैं, राइट। अब हम लोग आज बात करेंगे वेक्टर एडिशन का। हम लोगों ने पहले अभी तक क्या क्या पढ़ा है जी, एक बार थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा कि वेक्टर होता क्या है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स, राइट। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स एडिशन, राइट। देखिए, तो वेक्टर एडिशन की अगर हम बात करेंगे तो इसके कुछ मेथड आएंगे। ग्राफिकल मेथड होगा, अब ग्राफिकल मेथड में अगर हम बात करेंगे तो इनमें कौन कौन से आएंगे जी। तो इसमें आएगा ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगॉन लॉ, राइट। तो जरा इनके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, तो ग्राफिकल में
फर्स्ट आएगा ट्रायंगल लॉ, सेकेंड आएगा पैरेललोग्राम लॉ, एंड थर्ड आएगा आपके पास पॉलीगॉन लॉ, राइट। ये हो गया ग्राफिकल मेथड। देन मैथमेटिकल में अगर हम बात करेंगे, राइट, तो मैथमेटिकल में दो तो इन्हीं का आएगा, फिर ट्रायंगल ऑफ पैरेललोग्राम का मैथमेटिकल वे, राइट। मैथमेटिकल में फर्स्ट हम बात करेंगे ट्रायंगल लॉ, सेकेंड parallelogram law, and the third is component method, राइट। ये हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट है, राइट। ये पॉलीगॉन लॉ हुआ। एक्चुअली पॉलीगॉन लॉ ना हम लोग ग्राफिकली यूज करते हैं, उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं, तब हम लोग कॉम्पोनेंट पे आ जाते हैं। अगर मल्टीपल वेक्टर्स होंगे तो हम लोग कॉम्पोनेंट यूज करते हैं, क्लियर है। अब बारी बारी से इनके बारे में हम बात करते हैं, ओके ना। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ बताता क्या है, जरा ये हम बात करते हैं। इफ टू वेक्टर्स आर वो सभी को अभी हम लोग बारी बारी से डील करेंगे, समझे। हाँ, वो सभी को हम लोग एक एक करके हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डील कर रहे हैं। ट्रायंगल लॉ, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय if two vectors are represented by two sides two sides of a triangle taken in a order. If two vectors are represented by two sides of a triangle taken in an order, then third side of triangle taken in reverse order represent their resulting
ध्यान दो, क्या बोला जा रहा है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल taken in order, ये ध्यान रखिए, taken in order, then third side of the triangle taken in the reverse order represent their resultant. इसका मतलब सपोज कर लीजिए ये दो साइड हो गया एक ट्रायंगल का, ऑर्डर का मतलब एक के बाद दूसरा। देखिए अगर आप इधर से चलिएगा तो क्या होगा, ये एक लाइन में है, आप वन आफ्टर अनदर एंड थर्ड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का क्या हो गया जी, थर्ड साइड हो गया, राइट। थर्ड साइड क्या करेगा, इनका रिजल्टेंट दिखाएगा, दैट इज आर। और ये क्या है जी, आर क्या शो कर रहा है, दिस इज ए प्लस बी, क्लियर। आर क्या शो कर रहा है जी, ए प्लस बी। नोट डाउन कर कीजिए, फिर मैं समझाता हूं कि ये क्या हो रहा है। हाँ डायग्राम भी बता रहा हूँ, पहले हर चीज। अब देखो इसका हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, एक एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए एक सिंपल सा हम लोग बात, सपोज कर लीजिए कि आप अपने घर से चल रहे हैं, ये आपका हाउस है, आप घर से मार्केट लिए गए, तो जाने के लिए दो रास्ता है, यहाँ पर मार्केट रखे थे, एक रास्ता इस साइड से, राइट, एक रास्ता ऐसे है, जहां पर ये जो है एक रास्ता ए बी और ये हो गया सी। सी पर क्या है जी, सी के पास में आपका मार्केट है, राइट। सी के पास में क्या है, मार्केट है, क्लियर। अब देखिए यहां से हमें मार्केट में जाना है, राइट। हम पहले जाते हैं ए से बी, ये 3 मीटर जाते हैं, और फिर इधर से यहाँ जाते हैं 4 मीटर, क्लियर। अब एक और रास्ता है जो डायरेक्ट ए से सी जा रहा है, ये शॉर्टकट है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया जी, ये हमारा शॉर्टकट हो गया। यहाँ पर क्या है जी, मार्केट है, राइट। और ये रास्ता डायरेक्ट जाता है, ये शॉर्टकट रास्ता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस रास्ते का लेंथ कितना होना चाहिए। तो हम लोग निकाल सकते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम से, का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 मीटर हो गया। अब एक चीज जरा मुझे बताइए, अगर आप अपने एक दोस्त को डायग्राम बताते, डायग्राम्स के थ्रू बताना चाहते हैं कि आपका घर से यहाँ पर आपका हाउस था, मार्केट में जाना था, दोनों रास्ता है, तो आप अपने दोस्त को कैसे बताइएगा जी कि भाई एक रास्ता है जो ए से बी जा रहा है और बी से सी जाएगा, इस रास्ते में कितना चलना होगा भाई, इधर में 3 मीटर, इधर में 4 मीटर। और एक रास्ता है डायरेक्ट शॉर्टकट है जो ए से सी तक जा रहा है, राइट। तो ए से सी जा रहा है, वो कितना है, 5 मीटर है, क्लियर है।
अब जब भी आप मैप बनाइएगा तो मैप में क्या कीजिएगा, एरो तो इसी तरह से दीजिएगा ना। तो यही चीज तो ट्रायंगल लॉ है। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, इफ टू वेक्टर्स आर, सपोज कर लीजिए दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, राइट। ये हमारा क्या हो गया जी, वेक्टर ए हो गया, दिस इज वेक्टर ए, ये क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया। तो ये क्या है, दिस इज रिजल्टेंट, राइट। इफ टू वेक्टर आर, देखो आप तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है जी, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ध्यान दीजिए, इसी को हम लोग अगर ट्रायंगल के थ्रू दिखाएं तो ये अगर वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये थर्ड साइड क्या होगा, इनका रिजल्ट, दिस इज ए प्लस बी, क्लियर। यानी इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, ध्यान रखिए ये एक ऑर्डर में हुआ, यानी एक के बाद दूसरा, एरो का साइन ध्यान रखें, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। अब ये देखिए, ये क्या है, ये ऑर्डर में अगर होता ना तो ये पूरा क्या होता है, एक साइकिल बन जाता, राइट। ये क्या है, रिवर्स ऑर्डर में। ध्यान दीजिए, एक और मैं डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ कि ऑर्डर क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर क्या होता है। देखिए, अगर ट्रायंगल आप ऐसे बनाते हैं ए बी सी, ये ध्यान दीजिए, ये तीनों एक लाइन में है, तो ये क्या हो गया, इन ऑर्डर, ये ऑर्डर में हो गया, राइट। ये पूरा क्या है, एक साइक्लिक है, साइक्लिक हो गया, तो ये क्या हो गया, ऑर्डर में, राइट। लेकिन वही चीज दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज आर। यहाँ जरा ध्यान दीजिए कि ये क्या है, रिवर्स ऑर्डर, ये क्या हो गया जी, रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर, नहीं नहीं, पाइथागोरस तो मैंने एग्जाम्पल बताया भाई, ऐसा जरूरी नहीं ना है कि हमेशा वेक्टर के बीच 90 का एंगल हो, एंगल तो कुछ भी हो सकता है, निकालने का अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे निकालेंगे, राइट। पहले ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ट्रायंगल लॉ होता क्या है। ट्रायंगल लॉ ये बोलता है इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, ये दोनों क्या होने चाहिए, ऑर्डर में, ए और बी क्या होने चाहिए, ऑर्डर में, देन थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। ध्यान रखिए, ये ऐसे और ये ऐसे क्या, यानी ये ऑर्डर में हो गया, बट ये क्या हो गया, रिवर्स ऑर्डर। ध्यान रखिए, अगर ये इस तरह से पूरा साइक्लिक होता तो ये क्या होता, ऑर्डर में। ये देखिए, ये साइक्लिक नहीं है ना, तो ये क्या हो गया, रिवर्स ऑर्डर। तो ये रिवर्स ऑर्डर में थर्ड साइड आपका क्या बताएगा, तो थर्ड साइड बताएगा उसका रिजल्टेंट। क्लियर है, इरेज करें। अब देखिए, इस ट्रायंगल लॉ का हम लोग मैथमेटिकल अप्रोच बात करते हैं, राइट। ट्रायंगल लॉ मैथमेटिकल अप्रोच, राइट। अब देखिए,
तो हमारा लॉ तो ये बोलता है जी कि टू वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर, then third vectors represented around the resultant in the reverse order. Clear? Clear? अब अब इसमें हम क्या करते हैं, नाम इसको देते हैं, इसको हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ओके, इसको नाम दे देते हैं, सपोज एम, एन, पी और एस दे देते हैं। ओके, ये एंगल जो है इसको मान दिया एंगल थीटा। ये एंगल क्या हो जाएगा जी, थीटा हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग जरा ध्यान रखें कि मोड ए को हम लोग यहाँ कुछ मान लेते हैं, बार बार हम लोग यूज करेंगे, इसलिए हम लोग ऐसा एग्जाम कर लेते हैं। मोड ए इक्वल टू ए मान लेते हैं, राइट। मोड बी इक्वल टू बी मान लेते हैं और मोड आर को क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड जो है वो ए मान लिया वेक्टर ए का, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को बी मान लिया और रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को आर मान लिया। ऐसा इसलिए ना कि हमें बार बार यूज करना पड़ेगा, राइट। तो बार बार ये मोड देना, वेक्टर देना, तो उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिए, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए। इन ट्रायंगल एन एस टी, जो एनएसटी ट्रायंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो cos थीटा क्या होगा जी, बता सकते हैं? जिन्हें याद नहीं हो वो जरा ध्यान दीजिए कि अगर एक ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं, राइट, ये बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, दिस एंगल इज थीटा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, cos थीटा साइन थीटा हो गया, cos थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, राइट। साइन थीटा क्या होगा जी, p बाई एच, b बाई एच, p बाई b। क्लियर है? अगर आपको याद करने के लिए इसका शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो सिंपल सा चीज है, ये याद कैसे होगा जी, तो सिंपल सा है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, राइट। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, राइट। क्लियर है? ये आराम से आप शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ये क्या हो गया, टेन थीटा। क्लियर है? चलिए, तो भाई कॉस थीटा हम लोग क्या बोल सकते हैं जी, कॉस थीटा हम लोग बोल सकते हैं बाई एन टी, टी एस एन टी। अब देखिए, और अगर हम बात करेंगे तो टी एस हमारे पास क्या हो गया जी, टी एस पता नहीं है, लेकिन एन टी को हम बोल सकते हैं कि ये बी है, तो टी एस का वैल्यू क्या आ गया जी, बी कॉस थीटा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा
सिमिलरली साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा जरा देखिए। साइन थीटा जो होगा दिस इज एन एस बाई एन टी, राइट। तो साइन थीटा इक्वल टू एन एस बाई एन टी तो हमारा बी है, ओके। एन एस इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं जी, बी साइन थीटा। यानी एक चीज साफ है कि टी एस को हम क्या बोलते हैं, बी कॉस थीटा, और ये क्या हो गया, बी साइन थीटा। क्लियर, आगे बढ़े, ओके जी। ये वाला इरेज करें ना। नहीं नहीं, अभी डायग्राम यूज हो रहा। सो फाइनली अब देखते हैं, इन ट्रायंगल एनएसएम, अगर इस ट्रायंगल एनएसएम में बात करें तो पाइथागोरस यूज करें, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा जी, एन एम का स्क्वायर इक्वल टू एन एस का स्क्वायर प्लस एन एस का स्क्वायर। क्लियर, दैट मीन्स आर स्क्वायर इक्वल टू एन एस हमारा क्या हो गया जी, बी साइन थीटा, और ये क्या हो गया, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। क्लियर है। सो आर स्क्वायर इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, लिख सकते हैं। सो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, राइट। इसका वैल्यू कितना होता है जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। सो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर, क्यों भाई, इसलिए सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर, सो आर इक्वल टू क्या हो गया, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है। और किसमें, नहीं नहीं नहीं, तुम किसमें हो,
अच्छा, नीचे का विजुअल नहीं है? तो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है जी? R इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर? ये हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए। पहले स्टैंडर्ड को हमने लिया। स्टैंडर्ड में देखिए कि ये हमारा क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्वियसली जो हाइपोटेनस यानी एम एन का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? एन एस का स्क्वायर प्लस एम एस का स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब हमने इसको सॉल्व किया तो आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। सो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, हमने बी स्क्वायर क्या किया जी? इन दोनों में से कॉमन ले लिया। बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, राइट? तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो हमने क्या किया जी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सो आर इक्वल टू क्या हो गया? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है? ओके। तो आज हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज होता है ये सारी चीज समझेंगे। क्लियर है?